अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फारूक शेख। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से बड़ा फैसला आया है। सुप्रीम कोर्ट की गई 63A यानी पार्टी की हिदायत या डायरेक्शन के ख़िलाफ़ अगर वोट देते हैं तो ना सिर्फ नाअहली बल्कि वोट गिना भी नहीं जाएगा। उस फैसले को, इस तशरीह को सुप्रीम कोर्ट की कलअदम करार दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के एक 5 रुकनी बेंच की जानिब से, जिसको जस्टिस काजी फायजी सा हेड कर रहे थे, और ये जो नज़र सानी का फ़ैसला है इसको मंजूर किया गया है। तमाम जजेज़ एक ही साइड पर थे। 5-0 से फैसला दिया गया है। अदालत में दिलचस्प तब हुआ जब अली ज़फ़र जो कि इमरान ख़ान को रिप्रेजेंट कर रहे थे, और इमरान ख़ान वो वाहिद शख्स थे जो कि इस केस में मुखालफत कर रहे थे इस नज़र सानी की, जब पेश हुए मुशावरत के बाद इमरान ख़ान से अली ज़फ़र, तो उन्होंने बताया कि अदालत से चाहते हैं इमरान ख़ान के वो बज़ाते ख़ुद वीडियो लिंक के ज़रिए पेश हों अदालत के सामने और अपना मुकदमा बयान करें, अपना जो मुद्दा है वो अदालत के सामने रखें। अदालत ने कहा कि मामले को वो सियासी नहीं बनाना चाहते, कानूनी मामलात के ऊपर सिर्फ बात करना चाहते हैं, और इमरान खान की बराह रास्त वीडियो लिंक के ज़रिए पेश होने की जो दरख्वास्त थी वो अदालत ने रद्द कर दी। इसके ऊपर अली ज़फ़र ने ये कहा कि फिर इमरान खान की हिदायत हैं कि इमरान खान और तहरीक इंसाफ इस मुकदमे का बॉयकॉट कर रही है, इसमें शरीक नहीं होगी। खैर, ये तो हो गया, लेकिन इसके बाद अदालत में जब बात आगे चली तो अदालत ने कहा कि हम अली ज़फ़र को सुनना चाहते हैं, और अदालती मुआविन मुकर्रर किया, जिसके ऊपर अली ज़फ़र ने भी हामी भर ली, और अदालत में अदालती मुआविन की हैसियत से जो उनके दलाइल थे, ये जो उनका मुद्दा था वो सामने रखा, और उनके दलाइल ये थे कि वो मुखालफत करते इस नज़र सानी की। उन्होंने कहा जी, नज़र सानी से ये तासुर है कि हॉर्स ट्रेडिंग के लिए दरवाजे खुल जाएंगे, जिसके ऊपर अदालत में बड़ी बरहमी का भी इज़हार किया गया कि ये बात करना सही नहीं, मामले को आप सियासी कर रहे हैं। अली ज़फ़र ने अपना मौक़िफ़ दोबारा से अपने दलाइल के थ्रू पेश किया, लेकिन सिर्फ यही नहीं, इस मामले का एक ऑब्वियसली कानूनी पहलू के साथ साथ सियासी पहलू भी है, क्योंकि जिस माहौल में सारा का सारा मामला हो रहा है, ये वो माहौल या वो वक्त है जहाँ पर हुकूमत एक आइनी तरमीम लेके आना चाहती है, और उस आइनी तरमीम में अदलिया से मुतल्लिक बहुत सारे मामलात हैं। अब इससे जो बातें हैं कि आगे किस तरह से चलेगा और क्या हुकूमत के लिए आसानी हो जाएगी या रास्ता खुल जाएगा उस आइनी तरमीम को पास करवाने के लिए, ये सवाल है, अपने तजियाकारों के सामने भी रखेंगे। बट मज़ीद ये जो आइनी तरमीम है इससे मुतल्लिक क्या कहा जा रहा है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब आसमा शिराजी साहिबा के शो पे कल आए और उन्होंने कुछ इसकी वजाहत पेश की, सुनिए ज़रा। जो हमने कंसेंसस कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का और जुडिशल अपॉइंटमेंट्स का तब से निशानदेही किया है, वो इन सारे मसले का हल भी है, जमहूरी हल है, और एक कंसेंसस और लेजिटिमेसी वन। दे डिडंट एक्चुअली कम टू मी फर्स्ट। द लॉ मिनिस्टर वेंट टू द कोर्ट्स एंड इन्फॉर्म्ड द जजेस कि हम जुडिशल रिफॉर्म लेकर आएंगे। व्हेन द जजेस वर इन्फॉर्म्ड कि जुडिशल रिफॉर्म होने वाला है, तो फिर हुकूमत के खिलाफ ये रिजर्व सीट का फैसला आया और हुकूमत का नंबर्स कम किए गए। तो दिस वाज अ डायरेक्ट इंटरफेरेंस इन द प्रोसेस ऑफ जुडिशल रिफॉर्म्स। दिस इज if you're a political actor, you will see this event as okay, हमने गुड फेथ में आपसे पहले इंगेज किया, यहाँ तक कि हमने अपने इत्तेहादियों से, और अपोजिशन तो दूर की बात है, उस तरीके से इंगेज नहीं किया। एक तरफ इसका कानूनी पहलू, आज जो फैसला आया है उसके क्या इम्प्लिकेशंस होंगे, एंड ऑफ कोर्स ये सारा का सारा जो सियासी मामलात से जुड़ा हुआ है, इसकी टाइमिंग, इस सब के ऊपर बात करते हैं, सियासी भी अदालती भी। हमें ज्वाइन करें इस डिस्कशन के लिए महमूद सरफराज साहिबा, मज़हर अब्बास साहब, इरशाद भट्टी साहब, और खुसूसी तौर पर हमने दावत दी है माहिर कानून सलाउद्दीन अहमद साहब को। बहुत शुक्रिया सलाउद्दीन साहब आपके वक्त के लिए, और आप ही से शुरू करना चाहेंगे। हमें पहले ये बताइए आपकी राय क्या है इस फैसले के ऊपर। बड़े अरसे से ना सिर्फ इस नज़र सानी अपील को मुकर्रर करने की बात हो रही थी, 1-1.5 साल हो गया, बल्कि ये भी कहा जा रहा था कि अशद ज़रूरत है कि जो तशरीह की गई है इसमें जो सुकम है उनको दुरुस्त किया जाए। लेकिन अब जब ये कर दिया गया है तो इसके ऊपर भी सवाल उठ रहे हैं, और ख़ासकर अभी बैरिस्टर गौहर साहब का बयान आया और वो कहते हैं ये फ़ैसला तो काबिल अमल ही नहीं है। क्या कहेंगे? जी देखें, इसमें जब पहले 63A का फैसला आया था तो उसमें कई तज्जिया निगार ने इस पे पॉइंट आउट किया था कि इसमें आइन की तशरीह से ज्यादा बल्कि आइन को आइन में जज साहिबान ने अपनी मर्जी जो है वो शामिल की है। तो तनकीद तो इस फैसले की उस वक्त हुई, काफी हुई थी,
मेरी नजर में जो ओरिजिनल फैसला था वो गलत था। उसमें कानूनी सुकम थे, मगर देखें, एक कानूनी जायजा होता है किसी भी फैसले का, एक तारीखी जायजा होता है। जब हम कानूनी जायजा कर रहे होते हैं तब तो जो अल्फाज पे, जो कागज पे अल्फाज लिखे हुए होते हैं, हम उसको ही देखते हैं और उसमें ये बताते हैं कि क्या ये कानूनी असूल के मुताबिक है या नहीं, या इसमें कोई इंटरनल कॉन्ट्रडिक्शंस हैं या नहीं। जब तारीखी जायजा किया जाता है तो फिर बेशुमार और चीजें भी देखी जाती हैं। उसमें जज साहिबान के मोटिव्स भी देखे जाते हैं, उसमें फैसले की टाइमिंग भी देखी जाती है, उसमें फैसले के जो नताइज हैं वो भी देखे जाते हैं। मैं जैसे एक मिसाल के तौर पे आपके शोज पे हर रोज मौलवी तमीजुद्दीन और जस्टिस मुनीर के फैसले पे खूब लानतान होती है, तनकीद होती है, मगर मैं दावे से कह सकता हूं कि अगर 100 वकीलों में से शायद एक भी जो कानूनी सुकम थे मौलवी तमीजुद्दीन में, वो उनकी निशानदेही नहीं कर सकते, क्योंकि जो तारीख ने जो जायजा लिया है उस फैसले का, उसमें बहुत सारी चीजें शामिल होती हैं जो कानूनी जायजे में नहीं होती। अब ये जो मौजूदा फैसला है, इसमें अगर इसका नतीजा ये निकलेगा कि पीटीआई के 10-15 एमएनएस के वोट हासिल करके एक आईनी पैकेज रश थ्रू किया जाएगा जिसमें सुप्रीम कोर्ट का बेसिकली वजूद खत्म कर दिया जाए और एक फेडरल कैंगरू कोर्ट बना दी जाए, जिसमें अगर इन जज साहिबान को ही शामिल किया जाता है या इनको ना भी शामिल किया जाए तो हुकूमत अपनी मर्जी के अपने मनपसंद मंजूर नजर लोगों को फेडरल कोर्ट में शामिल कर देती है, तो फिर तो मैं समझता हूं कि तारीख इस फैसले का बहुत सख्त जायजा लेगी। क्या एक सही काम को करने के लिए, क्योंकि आपने खुद कहा कि फैसले में तशरीह में बहुत सारे सुकून थे, उनको दुरुस्त करना ज़रूरी था, तो क्या दुरुस्त करने के लिए, एक सही काम करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि टाइमिंग्स को देखें, या अगर ठीक काम हो रहा है किसी भी वक्त हो तो वो जायज़ है? देखें, एक मुहावरा है कि द लॉ में बी ब्लाइंड बट जजेस नीड नॉट नेसेसरीली बी ब्लाइंड। देखिए, मैं समझता हूं कि इसमें जो अर्जेंसी जो इस मुकदमे में जो दिखाई गई, उस पे कई किस्म के एतराजात हो सकते हैं। देखें, ये बात तो गलत है कि इससे पुरानी कोई रिव्यू पिटिशन सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग नहीं थी। कई ऐसी रिव्यू पिटिशंस सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग हैं, इससे भी पुरानी हैं। दूसरी बात जो तनकीद की जाती है वो ये है कि जब तक रिजर्व्ड सीट्स का फैसला नहीं आया था तब तक इवन प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में किसी ने ये नहीं कहा था कि ये जो पिटिशन, ये जो रिव्यू पिटिशन है 63A की, उसको फौरी तौर पे सुनना बड़ा जरूरी है। तीसरी बात ये कही जाती है कि देखें, जो 63A का जो फैसला है, वो 63A का जो फैसला है वो तो सिर्फ असर अंदाज होता है या तो नो कॉन्फिडेंस मोशन पे, या किसी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पे, या फाइनेंस बिल पे। तो ये तीनों चीजें तो अभी पार्लियामेंट के सामने किसी एजेंडा आइटम पे भी नहीं है। तो जो अर्जेंसी दिखाई जा रही है वो क्या सियासतदानों के बयानों पे दिखाई जा रही है कि किसी सियासतदान ने अगर कह दिया है कि हम सोच रहे हैं आईनी तरमीम लाने के लिए, और ये भी एक मफरूजे पे कि उस आईनी तरमीम के लिए हमें और पार्टीज की सपोर्ट चाहिए होगी या उन पार्टीज की सपोर्ट चाहिए होगी जिनकी लीडरशिप का मौकफ कुछ और है। तो इन तमाम चीजों को देख के फिर इसमें अर्जेंसी, वरना ये केस
सुना जा अच्छा, इट्स फनी दैट यू मेंशन इट, क्योंकि अगर एक तरफ की हम बात देखें तो आपकी बात हमने देख ली, लेकिन अगर दूसरी तरफ देखें तो आई रिमेंबर जब ये सारा मामला वोटिंग से एक दिन पहले जो मखसूस नशिस्तों के ऊपर वो वजाहती ऑर्डर आ गया था, तो महमल ने बल्कि हमें खबर दी थी कि उनके ज़राए क्या कहते हैं, इस फैसले के पीछे क्या हो रहा है या इस फैसले के पीछे क्या मुहर्रिकात हैं। महमल, आपकी क्या राय है कि आप भी इस वक्त टाइमिंग से बहुत ज़्यादा तशवीशनाक है, या दूसरी तरफ का जो पहलू है उसके ऊपर भी आपको उतनी तशवीश है? देखिए लीना, मैंने जिस तरह आपने अभी मेरी खबर का भी वो हवाला दिया, मैं ज़रा थोड़ा सा इसके प्रॉपरली इसके ऊपर हम बात करते हैं। जो बिलावल भुट्टो साहब की आपने जो बात की है, उन्होंने बात क्या की, उन्होंने कहा कि लॉ मिनिस्टर जो थे वो इन गुड फेथ गए अदलिया के पास, जजेस के पास गए, उनको बताया कि हम जुडिशल रिफॉर्म्स लाना चाहते हैं। अभी उन्होंने इत्तेहादियों को भी नहीं बताया था, यानी कि जो पार्टनर्स हैं जिनकी वजह से हुकूमत है उनको भी अभी ये बात जो है नहीं बताई थी। तो उन्होंने ये कहा, गवर्नमेंट और इत्तेहादी ये फील करते हैं कि जैसे ही ये इन गुड फेथ लॉ मिनिस्टर साहब ने ये बात की, उसके बाद रिजर्व सीट्स जजमेंट की एक ऐसी एक्सेप्शनल जजमेंट आई जिसके अंदर पीटीआई को एक ऐसा एक्सेप्शनल रिलीफ मिला कि जो कभी भी नून लीग और पीपल्स पार्टी को नहीं मिला, और वो मानते हैं कि शायद उनको कभी इस तरह का मिलेगा भी नहीं। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसके अंदर हुकूमत और खासतौर पे पीपल्स पार्टी, उनका व्यू एक है, वो ये है कि देखिए जब कोई सियासत या लॉ में कोई गलती करे तो उसकी एक कॉस्ट है, आपको नुकसान होता है और आपके जो राइवल है उसको ऑब्वियसली उसका फायदा होता है। यानी बेसिकली पीटीआई ने एक देखा जाए तो एक लीगल गलती की, और वो गलती ये थी कि उन्होंने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को ज्वाइन कर लिया। ये पीटीआई की एक फ्री विल की डिसीजन थी उनको ज्वाइन करना, और उसका नुकसान ये था कि ज़ाहिर होता है रिजर्व सीट्स जो हैं उस वजह से उनको नहीं मिला। और ये ऐसा नहीं है लीना कि इनको ये नहीं पता था कि अगर प्रॉपर जो क्या तरीका होता है कि लिस्ट जमा कराएंगे तो फिर मिलेगी, वो जो सारा है ये तो एक्चुअली इलेक्शन से पहले भी पीटीआई के लोग और बाद में भी ये बात मानते हैं कि ये गलती थी। जजेस ने एक एक्सेप्शनल मौका दिया पीटीआई को कि आप माजी में जाके अपनी गलती दुरुस्त कर लें। तो ये हुकूमत और पीपल्स पार्टी वगैरह ये फील करते हैं कि ये जो रिलीफ दिया गया एक्सेप्शनल, ये उस वजह से दिया गया क्योंकि उनको ये कहा गया कि जुडिशियल रिफॉर्म्स होने हैं। और जुडिशियल रिफॉर्म्स का मतलब ये है बेसिकली कि मतलब इसके अंदर अभी जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स क्या आनी है वो बात नहीं कर रही मैं, जो ओवरऑल जो उनकी एक परसेप्शन है वो ये कि बेसिकली अदलिया अपनी पावर्स गिव अप नहीं करना चाहती। वो नहीं चाहते कि पार्लियामेंट की कोई से हो या उनकी लेजिस्लेशन में या किसी भी और चीज में। बेसिकली अगर आप 63A का जो वर्डिक्ट आज जो खत्म किया गया है उसके वो क्या था, अब मैं आपको उसकी भी बात बता देती हूँ, खबर दे देती हूँ उसकी भी। वो आपको पता है कि यहाँ पर क्रिटिसिज्म ये साबित सलाउद्दीन ने भी कहा कि वो बिल्कुल एक गलत फैसला था। वो फैसला पीटीआई की सहूलतकारी के लिए दिया गया और बाजवा साहब के कहने पे दिया गया। वो फैसला इतना बड़ा फैसला दिया गया कि नून को कट टू साइज करना है क्योंकि उनकी फेडरल में भी हुकूमत है, उनकी पंजाब में तो पंजाब बाजवा साहब के कहने के ऊपर दिया गया। जी, ये बिल्कुल ये जो है यानी कि जो लोग इस चीज़ को जानते हैं ये एक ओपन सीक्रेट है कि ये अदालत को कहा गया। और आपको पता है कि उस वक्त हम ख्याल बेंच और खैर एक पीटीआई की एक फैसिलिटेशन की एक और भी एक पूरी हिस्ट्री भी है बंदयाल कोर्ट की, साकिब निसार कोर्ट की, लेकिन ये भी उसकी के चीफ ने ये कहा कि आप ये फैसला दें। अच्छा, उसके बाद जो है ये फैसला आ जाता है। इसके अंदर टोटली क्या किया गया इसके अंदर कि पीटीआई के बेसिकली जो लेजिस्लेशन है पार्लियामेंट जो कर सकती है वो वाला हक उनसे छीन लिया गया, क्योंकि जो डिफेक्शन क्लॉज को जिस तरीके से खत्म किया गया उसकी तो कोई सेंस नहीं बनती थी। जो कि 18वीं तरमीम में एक बैलेंस दिया गया था बिटवीन फ्री विल एंड ऑल्सो पार्टी डिसिप्लिन, उसको भी खत्म कर दिया गया। तो ये जो चीज हुई। अच्छा, अब जो आप जिसकी बात करें वो पीपल्स पार्टी या हुकूमत ये बात करते हैं कि देखें सियासत हो कहां से रही है और कौन ज्यादा कर रहा है। 14 सितंबर को जो ये वजाहती फैसला आता है, जो नोट आता है, 15 को पता था सबको कि एक ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट या कॉन्स्टिट्यूशनल पैकेज के ऊपर वोट होना है। उसको रुकवाने के लिए ये एक दिन पहले आता है। फिर जो सवालात चीफ जस्टिस साहब ने किए थे कि ये कौन से चेंबर में क्या था, वो उस पर कोई जवाब नहीं आता, क्योंकि वैसे तो खैर अगर इसको अगर कुछ प्रोब भी किया जाए तो शायद कुछ जज साहिबान इस मुल्क में थे कि नहीं उस वक्त ये भी चेक किया जा सकता है। खैर किस तरीके से फिर वो आपको पता है कि सेशन जो है वो नहीं हुआ और वो वोटिंग कॉल ऑफ हो गई और ये सब कुछ। तो ये जो सारा कुछ है वो ये समझते हैं हुकूमत कि काजी फाइज ईसा साहब ने एक विलिंगली
पावर गिव अप की प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के तहत, और उन्होंने जो है एक डिक्टेटोरियल पावर्स चीफ जस्टिस की खत्म की। लेकिन यहाँ पर ये खाली ये चीज नहीं हो रही थी कि कोई बेंच फॉर्मेशन के ऊपर कोई मसला हो रहा था, खाली यहाँ पर केसेस भी जो लगाने थे उसके ऊपर भी यानी कि मसला हो रहा था कि केस भी नहीं लगाने दे रहे। बेसिकली एक चीफ जस्टिस के खिलाफ जिसने अपनी पावर्स गिव अप की उसके खिलाफ एक सियासत शुरू होगी, क्योंकि हुकूमत ने बता दिया कि हम जो है जुडिशियल रिफॉर्म्स लाना चाह रहे हैं। तो ये जो सियासत हुई उसका नतीजा फिर ये हुआ कि एंड के ऊपर ये जो सारा कुछ हमारे सामने जिस तरीके से आ रहा है, अब पीपल्स पार्टी या हुकूमत का ये मानना है, सही गलत की से बात नहीं हो रही, उनका ये मानना है कि देखें रिजर्व सीट्स की जो है वो गलती क्योंकि पीटीआई की अपनी थी लेकिन और इसलिए रिजर्व सीट्स उनको उसकी वजह से नहीं मिलनी थी। तो ये चीज लेकिन क्योंकि जजेस ने जाके एक्सेप्शनली किया, और वो भी सिर्फ अपनी पावर्स के लिए कह रहे हैं कि कोई ऐसे जुडिशियल रिफॉर्म्स ना आए, वो ये कन्विंस्ड है। मैं आपको बता दूं कि हुकूमत इस बात पे कन्विंस्ड है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाना, अभी लाना, कॉन्स्टिट्यूशनल कोड बनाना ये बहुत जरूरी है, और इसी वक्त करना जरूरी है क्योंकि दूसरे जजेस ये बहुत अच्छे होंगे, लेकिन जो सियासत हो रही है वो ये हो रही है कि कोर्ट की पावर्स कोर्ट के पास रहे, पार्लियामेंट के पास कोई ऐसी पावर ना हो कि जिसमें वो चेक्स एंड बैलेंसेस रख सके जुडिशरी के ऊपर। तो ये जो ओवरऑल मैं आपको बता रही हूँ कि इस सारे के पीछे जो एक चीज हुई और हमने देखा कि किस तरीके से 2 साल से 63A को अलीना 2 साल से रोका हुआ है, यानी कि बंदयाल साहब के टाइम भी इन्होंने रोका, मुनीब साहब ने, और फिर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर में भी। ये जो चीजें हैं ये बड़ी अहम है, जो खबर दे रही है, ये जो तज्जिया कर रही हैं आप, इसका ये वाला पहलू बड़ा इंपॉर्टेंट है कि पार्लियामान ये समझती है कि कहीं ना कहीं अदलिया के अंदर से सियासत हो रही है इस चीज़ को रोकने के लिए कि कोई कानून साजी या जो आइनी तरामीम है उसमें अदालत की हुदूद में मज़ीद ना किया जाए, उनके ऊपर चेक्स एंड बैलेंस या जो आ रहा है कि बेसिकली परफॉर्मेंस को फरका जाएगा या इस टाइप की चीज़ें वो ना हो। इसके ऊपर मज़ीद बात करते हैं। ये जो पहलू दिखाया है महमल ने, एक छोटी सी ब्रेक लेनी है हमने, वापस आते हैं, मज़ीद इसके ऊपर बात करेंगे। वेलकम बैक जी। आइन के आर्टिकल 63A की जो तशरीह की गई थी उसको कलअदम करार दे दिया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, इसी के ऊपर हम तज्जिया तबसरा कर रहे हैं। भट्टी साहब, ब्रेक से पहले 2 मुख्तलिफ आरा हमारे पास आई हैं। इसका सियासी अगर एंगल देखा जाए और जमा खातिर ये भी कि हमने भी तब बात की और आपकी भी यही राय थी कि जब वो वजाहत आई और उसकी टाइमिंग्स के ऊपर बहुत सवालिया निशान था एक दिन पहले। अब ये जो फैसला आया इसकी रोशनी में क्या कहेंगे, क्या असरात हो सकते हैं, और क्या आप भी मानते हैं कि वाकई में जो ग्रेटर स्कीम ऑफ थिंग्स में कहीं ना कहीं अदालत में ये चल रहा है कि हमारी जो पावर्स हैं उनको ना महदूद किया जाए, या पार्लियामान हमारे चेक्स एंड बैलेंसेस हमारे ऊपर ना हो, जो आइनी इस्लाहात जो आ रही हैं वो ना हो, इसलिए वहाँ पर भी कहीं ना कहीं सियासत हो रही है? मैडम शेख, पहली बात तो आपको शायद याद होगा कि पहले दिन से कह रहा था कि 63A केस काजी फायज ईसा बेंच उमर अताब बंदयाल का फैसला कालअदम होगा और 5-0 से कालअदम होगा। अगर जस्टिस मुनीब होते तो 4-1 से ये फैसला कालअदम करार दे दिया जाता। दूसरी बात मैडम शेख, अभी बात हुई कि पिछला फैसला किसकी सहूलतकारी थी और किसके कहने पर हुआ था। मैं इस पे सोच रहा था कि पता नहीं तारीख क्या लिखेगी आगे चलकर कि आज का फैसला किसकी सहूलतकारी है और आज के फैसले से कौन कौन मुस्तफ़ीद होगा। तीसरी बात मैडम शेख, खुदा के लिए रहने दें इस बात को, ये जजेस की पावर का मसला नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट की बका का मसला है, ये अदलिया की बका का मसला है। और आप ज़रा बिलावल भुट्टो साहब के बयान, एक तो जो उन्होंने आज़म नज़ीर तारड़ साहब का कहा कि वो गए थे अदलिया के पास आइनी तरमीम लाना चाहते हैं, और अगले दिन वज़ाती आर्डर आ गया 4 सफ़ाती। अगर उसका रद्द अमल दिया अदलिया ने तो मैं अदलिया को मुबारकबाद पेश करता हूँ और सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि अगर उन्होंने आज़म नज़ीर तारड़ के मुसवदे को देख कर रद्द अमल दिया था तो इससे अच्छी बात कोई नहीं। लेकिन बिलावल भुट्टो साहब ने एक दूसरी बात भी की, उन्होंने कहा 25 अक्टूबर से पहले, अब इस बात को आपने ज़हन में रख के मेरा अगला इस जवाब सुनना है, 25 अक्टूबर से पहले हम आइनी तरमीम पास करवाना चाहते हैं, उसके बाद हमें मुश्किलात होंगी। 25 अक्टूबर क्या है, कोई ज्योतिषी ने तो नहीं बताया,
कोई सितारा शनास ने तो नहीं डेट दी। 25 अक्टूबर को मोहतरम काजी फायज ईसा की रिटायरमेंट का दिन है। मतलब काजी फायज ईसा साहब के होते हुए ये तरमीम पास करवाना चाहते हैं ताकि सुप्रीम कोर्ट में इस पर कोई रद्द अमल ना आए या सुप्रीम कोर्ट इसे उड़ाए ना। मैडम शेख, एक मुझे नहीं पता कि ये गैर आइनी थी, ये 2 रुकनी जजेस प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी, या गैर कानूनी थी, लेकिन गैर इखलाकी तो थी, जिसमें मंसूर अली शाह साहब नहीं बैठे थे। और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी एक्ट ऑर्डिनेंस और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में है कि 3 जज मिलकर बैठेंगे और कमेटी बनाएंगे और बेंच बनाएंगे और केस लगाएंगे। तो एक तो ये, दूसरा इस बेंच में अडाक जायज साहब भी थे, मजहर आलम साहब, और तीसरा जस्टिस मुनीब ने इस बेंच से जाने का नहीं कहा था, एतराज़ात उठाए थे, उनको निकाल कर एक और जज को शामिल कर लिया गया, नईम अफगान साहब को। तो जिस भागम भाग, जिस तेज़ी और जिस आनियों जानियों में ये सब कुछ हुआ, मैडम शेख, मौजूदा हालात और मौजूदा हुकूमती ख्वाहिशात के तनाजुर में ये एक अफसोसनाक फ़ैसला है। और इस फैसले से जहां लोटाक्रेसी जायज़ हो गई है, वहां इस फैसले के बाद आज़ाद अदलिया पर खुदकुश हमला और सुप्रीम कोर्ट पर खुदकुश हमला और मनपसंद जजेस लाने और मनपसंद फैसले लेने की राह हमवार होगी इस फैसले के बाद। मैडम शेख, हुकूमत का प्लान ए नाकाम हुआ और वो प्लान ए था, मौलाना साहब नहीं माने। हुकूमत का प्लान बी कामयाब हुआ और वो प्लान था कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस लाया जाए, काजी साहब को इसमें जजेस कमेटी में फैसला कुन बरतरी दिलाई जाए, 63A केस लगाया जाए और फिर उसमें लोटाक्रेसी को जायज़ करार दिया जाए और फिर उस लोटाक्रेसी से आईनी तरमीम मंजूर करवाई जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसमें हुकूमत कामयाब हो गई है। मैडम शेख, एक शेर था, शेर याद आ गया है, दिल के फफोले जल उठे सीने के दाग से, घर को आग लग गई घर के चिराग से। इस शेर को ज़रा थोड़ा सा तरमीम के साथ एक तशवीश का इजहार है। कहीं भुट्टो के 73 के मुतफिका आइन को आग तो नहीं लगेगी भुट्टो के चिराग से। आज भुट्टो का चिराग टिमटमा रहा है, वजारत उज़्मा सामने है, बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। और खुदा के लिए इस पार्लियामेंट को सुप्रीम कोर्ट पर बिठाना चाहते हो, अदलिया पर बिठाना चाहते हो। आप सेशन जज नहीं लगा सकते, आप सिविल जज नहीं लगा सकते, आप आज हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस लगाओगे, उनके तबादले करोगे, चीफ जस्टिस खुद लगाओगे और फिर मनपसंद के फैसले लोगे। लंगरगाह क्या है मैडम शेख इस्लामाबाद में? लंगरगाह भी सुनिए। कोई लंगरगाह कह रहा है कि चीफ जस्टिस आईनी अदालत के सरबराह होंगे, जस्टिस याहिया अफरीदी चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट होंगे। लंगरगाह है कि 25 अक्टूबर के बाद जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस जमाल मंदोखेल पर जजेस प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जजेस कमेटी बनेगी और जस्टिस नईम अफगान, जस्टिस सरदार तारक, जस्टिस मजहर आलम आईनी अदालत में काजी फायज ईसा के साथ होंगे। लंगर गप्पे देखिए नहीं तो और ये जो गप्पे लगा रहे हैं उन्होंने, जो बाकी जस्टिस मुनीब है, जस्टिस मंसूर अली शाह है, उनको निकाल ही दिया, वो कहाँ है? जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वो कहाँ होंगे, ये अभी आईनी तरमीम पैकेज ज़रा मंजूर हो लेने दें, उसके बाद कौन कहाँ होगा वो भी आपको पता चल जाएगा। लेकिन ये एक अफसोसनाक आज दिन है और एक अफसोसनाक दिन है हमारी इस आज़ाद अदलिया के लिए, क्योंकि इस आज के दिन से बहुत सारे चश्मे फूटेंगे और ये जब चश्मे सैराब करेंगे हुकूमती ख्वाहिशों को तो हमें लग पता जाएगा कि होना क्या था और हो क्या गया है। और मौजूदा हालात, मौजूदा हुकूमत, मौजूदा पार्लियामेंट, मौजूदा हुकूमती ख्वाहिश, एक अफसोसनाक फैसला। मजीद इसके ऊपर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। मज़हर साहब, क्या आप अग्री करते हैं भट्टी साहब से? क्योंकि बिलावल साहब जिस तरफ इशारा कर रहे हैं वो कह रहे हैं ठीक है 2 मिनट के लिए मान लेते हैं अगर हम लोग ये इस्लाहात लेके आ रहे हैं कुछ, तो दूसरी तरफ से ऐसा कैसे कि पार्लियामान एक तरमीम करने जाती है या कानून साजी करने जाती है तो आप उसी दिन फैसला या वजाहत जारी कर देते हैं? ये भी तो सियासत हो रही है। देखिए, पहली चीज़ तो ये कि मैं तो कम से कम अपने आप को क्वालिफाइड नहीं समझता सलाउद्दीन की मौजूदगी में कि मैं इस फैसले पर कोई तबसरा करूं।
सर हम पॉलिटिकल मैं पॉलिटिकल एंगल पे आ रहा हूँ, लेकिन एक चीज़ पर मैं तबसरा कर सकता हूँ, और वो ये कि पाकिस्तान में आज तक कभी आज़ाद अदलिया नहीं रही। ये जो भट्टी साहब कह रहे हैं ना, कौन सी आज़ाद अदलिया, कौन सी? एक चीफ जस्टिस बता दे जो आज़ादाना फैसले करते थे। कोई आज़ाद अदलिया नहीं रही। क्या पिछले जो चीफ जस्टिस थे उन्होंने जो अपनी एक क्लोज डोर शॉप बनाई हुई थी 3 जजेस की, क्या वो उसको आज़ाद अदलिया हम कहेंगे, या मौजूदा अदलिया को हम आज़ाद अदलिया कहेंगे? क्या जो पहला फैसला था 63A के हवाले से, क्या वो दुरुस्त फैसला था? क्या ये फैसला दुरुस्त है? प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? प्रॉब्लम पॉलिटिसाइजेशन ऑफ जुडिशरी है। जो पॉलिटिसाइजेशन ऑफ जुडिशरी हुई है, इससे सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है, और इसका नुकसान सबसे ज़्यादा ये हो रहा है कि मैं तबसरा कर रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे, इरशाद भट्टी तबसरा कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे, महमल सरफराज तबसरा कर रही है सुप्रीम कोर्ट के। हम में से कितनों ने पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन और पाकिस्तान के कवानीन को पढ़ा है और उसकी इंटरप्रिटेशन हम वो कर रहे हैं। मैं अभी वो पढ़ रहा था, जो ओरिजिनल फैसला था उसमें जस्टिस मंदोखेल का जो वो थे, उन्होंने कहा इसमें तब्दीली की ज़रूरत ही नहीं थी 63A में। लेकिन मैं उस पर इसलिए तबसरा नहीं कर सकता कि बिकॉज आई डोंट कंसिडर माई सेल्फ क्वालिफाइड। एब्सोल्युटली सर, इसीलिए जो बाकी बिलावल भुट्टो कह रहे हैं, देखिए पॉलिटिकली हमने, देखिए पॉलिटिकल, लेकिन जब एक और चीज़ है ना सर, जब अदालत में मामला जा रहे सियासी और अदालत पे इल्जाम लग रहा है कि वो भी सियासत कर रहे हैं, तो फिर इस पहलू को भी टच करना नहीं। तो इस पे ये तो मैंने कह दिया ना कि पॉलिटिसाइजेशन ऑफ जुडिशरी मुझे साफ नजर आ रही है। जब देखिए ना, जब अगर जस्टिस मुनीब अख्तर इसमें नहीं बैठ रहे, लेकिन वही वो 2 रुकनी बेंच के बाकी बेंच में तो वो बैठ रहे हैं, इस बेंच में नहीं बैठ रहे वो, तो इसका मतलब है वो 2 रुकनी बेंच के उस ओवरऑल उनका जो फैसला है उसको नहीं, उसको तस्लीम कर रहे हैं। तो फिर ये आया कहाँ से? जी, यही चीफ जस्टिस थे ना, मौजूदा चीफ जस्टिस, जिन्होंने अपनी पावर सरेंडर कर दी सुप्रीम कोर्ट को 184(3), वरना वो 184(3) के तहत वो मोटो लेके बैठे रहते। उसको हम आज़ाद अदलिया कहते हैं क्या? जो इससे पहले 184(3) के तहत चीज़ें होती रही हैं, क्या उसको हम आज़ाद अदलिया कहेंगे? तो प्रॉब्लम पोलराइजेशन ऑफ जुडिशरी, पॉलिटिसाइजेशन ऑफ जुडिशरी, जिसमें अब बिलावल भुट्टो कह रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट और मुसलसल चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी को रिपीट किए जा रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट अगर अकॉर्डिंग टू चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी बनती है तो उसमें तो फाइज ईसा फिट होते ही नहीं। उसकी वजह क्या है? इसलिए कि उसमें तो वो लिखा है कि अ पर्सन हु इज क्वालिफाइड टू बी अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, वो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का जज हो सकता है उसमें। अब वो तो रिटायर हो गए, अब वो तो रिटायर हो जाएंगे, तो अब उनकी अगर रिटायरमेंट जो है वो नहीं होती और उनकी एज बढ़ा दी जाती है, हर चीज़ के पीछे सियासी मकासद नज़र आ रहे हैं। पहले भी थे, जब परवेज़ इलाही वाला इशू खड़ा हुआ था और हमजा शहबाज वाला इशू खड़ा हुआ था, जिसकी बुनियाद पे, और आज भी नज़र आते हैं। अच्छा, तो हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली और बहुत ज़्यादा अनफॉर्चुनेटली कि जितनी पोलराइजेशन है, मंसूर अली शाह और कादी फायज़ ईसा की बड़ी अच्छी जो एक तरीके से। बट एक चीज़ मुझे कहिएगा, क्योंकि आप बार बार आज़ाद अदलिया की बात कर रहे हो, कंपैरिजन कर रहे हैं उस दौर से, तो मैं जानना चाहूँगी क्या आज उसके मुकाबले में ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी नहीं है? आज चीज़ें जैसे तब तो हमें मीटिंग्स का भी नहीं पता होता था, केसेस कैसे लगते थे हमें नहीं पता होता था, आज हमारे सामने है सब। इसलिए वो हो रही है कि क्योंकि ये लिंक्ड है विद द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स, इसलिए पॉलिटिसाइजेशन नज़र आ रही है। अगर ये जितने भोंडे अंदाज में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स को मूव की गई, उसमें अब बहुत स्ट्रेस कर रहे हैं चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पे बिलावल भुट्टो, वो बताए ना कि उसका क्लॉज 15 लिखा है उसमें पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के बारे में, क्या वो इम्प्लीमेंट होता है? सिंध में तो वो आज ऑर्डर करें कि लीडर ऑफ द ऑपोजिशन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का ऑपोजिशन का होना चाहिए, लिखा हुआ है, स्पेसिफिकली लिखा है कि इन द नेशनल असेंबली एंड इन द प्रोविंशियल असेंबली the leader of the opposition will nominate। Sir, I'm sure वो समझ रहे कहीं ना कहीं अदलिया की तरफ से मुसलसल इंटरवेंशन आ रही है पार्लियामान के मामलात में, जैसे अभी महमल ने भी कहा। मजीद भी कुछ कहना चाह रही है महमल, प्लीज कीप इट ब्रीफ। जी अलीना, जो मैं बात कर रही हूँ कि देखें 63A का जो फैसला था, उसकी वजह से जो पॉलिटिकल केओस हमने देखा है वो आज तक समेटा नहीं गया। वो जो एक गलत फैसला था जिसने री राइटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की, क्योंकि 18वीं तरमीम में देखें, वैसे तो अगर आप देखें मोस्टली जमहूरियत में तो ये
होता है कि आप पार्टी लाइंस के अगेंस्ट जाकर भी अगर वोट देना होता है वो दे सकते हैं कि जी आपकी ज़मीर की आवाज़ है, आपकी एक इंडिविजुअल डिसीजन है। लेकिन पाकिस्तान में क्योंकि एक कॉन्टेक्स्ट है, हमने छांगा मांगा भी यहाँ पर देखते एक बैलेंस स्ट्राइक किया गया कि आप अपने इंडिविजुअल कैपेसिटी में अगर आप विल का इजहार करेंगे तो उसकी एक कॉस्ट होगी, आपके पास हक जरूर है लेकिन साथ एक कॉस्ट होगी। लेकिन 63A की जो जजमेंट आई, जो ये जिसने रीराइट किया, जिसने सब कुछ खत्म कर दिया, उसको हुकूमत के अलावा वैसे भी जब आप सियासतदानों से बात करें वो वैसे इस चीज को प्राइवेटली ये मानते हैं कि ये एक स्टेप था, पैरालाइज किया गया, इसके जो लॉन्ग टर्म रिपरकशंस हुए थे कि पार्लियामेंट की एबिलिटी टू लेजिस्लेट को पैरालाइज किया गया इसके थ्रू। और 2 साल से जिस तरीके से रिव्यू नहीं लगा कि पहले बंदयाल नहीं लगा रहा फिर बाद में नहीं लगा, तो ये जो चीजें देखें, पार्लियामेंट का हक तो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, सही गलत की इधर मैं बात नहीं कर रही। और हमने देखा कि यहाँ पर बहुत सारे ड्रैकोनियन लॉज आए हैं और बहुत सारी ऐसी चीजें आई हैं जिसके हम बिल्कुल हम बोलते हैं इसके खिलाफ। मैं बात ये कर रही हूँ कि कैसे एक फैसले ने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद किसी जो आर्मी चीफ के कहने पे उन्होंने ये जो फैसला दिया गया, और सही हो या गलत हो, पार्लियामेंट का हक तो है कानून साजी और आईनी तरमीम। सलाउद्दीन, लेकिन अगर वो करने जाते हैं और उसकी राह में कोई अचानक से फैसला या वजाहत आके रुकावट बन जाती है एन उसी वक्त जिस वक्त पता उन्हें वोटिंग है और किस तरह से वो असरअंदाज होगा, तो फिर इसको आपके अल्फाज में तारीख कैसे परखेगी? देखिए, मैं नहीं समझता कि जो बिलावल भुट्टो साहब ने जो बात की है वो फैक्चुअली करेक्ट है। अच्छा, देखें, सबसे पहले तो जहां रिजर्व सीट्स की जब हम बात करते हैं तो रिजर्व सीट्स का मसला शुरू कहां से होता है? रिजर्व सीट्स का मसला शुरू होता है जब सुप्रीम कोर्ट बल्ले वाला फैसला देती है, ठीक है। उस वक्त सुप्रीम कोर्ट के सामने क्या ये ऑब्वियस चीज नहीं थी कि अगर हम इनसे सिंबल ले लेते हैं तो इलेक्शन कमीशन के रूल्स के मुताबिक इलेक्शन कमीशन इनको रिजर्व सीट्स नहीं देगी। ये चीज उस वक्त आर्ग्यू भी की गई थी, हर जिसने भी उस पर तबसरा किया था उन्होंने कहा था ये एक इसका रिजल्ट होगा। अगर सुप्रीम कोर्ट चाहती तो अपने बल्ले वाले फैसले में बिल्कुल दो जुमले लिखने की बात थी कि हम बल्ला तो छीन रहे हैं मगर उसका ये मतलब नहीं है कि पीटीआई का सियासी जो वजूद है वो खत्म कर रहे हैं, उसका बतौर एक पार्टी या उसका रिजर्व सीट्स अलॉट होने का उसका हक हम नहीं छीन रहे। ये वजाहत दे देती सुप्रीम कोर्ट में। बाद में ये सुप्रीम कोर्ट में जिस फैसले में काजी साहब भी शामिल थे, उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने हमारे फैसले की गलत तशरीह की है, वो गलत तशरीह करने का मौका ही ना देते। ठीक है, बड़ा एक सिंपल तरीकेकार होता, नो डाउट। फिर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का आना और ये सब जो सारी कॉम्प्लिकेशंस अराइज की वो इसलिए की हुई क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ओरिजिनल जो फैसला था उसमें अभाम छोड़े। वो चीज सलमान राजा साहब ने इलेक्शन से पहले चैलेंज की थी। वो उस पिटिशन में कि ठीक है मुझे आप बल्ले का निशान ना दें मगर मुझे कम से कम एज अ पीटीआई कैंडिडेट कंटेस्ट तो करने दें। वो सुप्रीम कोर्ट में वो बेंच ने कहा कि नहीं हम ये इशू अभी नहीं सुनेंगे। तो माफ कीजिएगा, ये कहना कि ये सिर्फ और सिर्फ पीटीआई की गलती थी, नो डाउट पीटीआई की लीगल स्ट्रेटजी में भी कई गलतियां थी, मगर ये कहना कि सारी जिम्मेदारी उनकी है वो मैं समझता हूँ इज फैक्चुअली नॉट करेक्ट। दूसरी बात ये है कि जहां तक ये वाला इशू है कि आईनी तरमीम हम लाने वाले हैं, ये जो कमिटी की मीटिंग हुई थी वो तो अप्रैल में हुई थी। जो रिजर्व सीट्स का फैसला है वो तो आपका बहुत बाद में आया है, 2-3 महीने बाद आया है। तो ये भी कहना कि उसका इट वाज अ इमीडिएट रिएक्शन टू दैट, वो हो सकता है एक नेचुरली अगर आप सियासतदान होते हैं तो आप हर चीज को एक सियासी उसमें एंगल देखते हैं, मगर वो जरूरी नहीं है कि वो हकीकत पे मबनी। लेकिन इतना कोइंसिडेंस के सलाउद्दीन इतने महीनों से वो पड़ा हुआ था ना, उसके ऊपर कोई क्लैरिफिकेशन आ रही थी, मुख्तलिफ दरखास्तें भी दायर की, इलेक्शन कमीशन दीगर फरीकैन ने, कोई वजाहत नहीं आई। एक दिन पहले जब वोटिंग होनी है वो वजाहत आ जाती है और फिर जब सवाल होता है मजीद के वजाहत कैसे आई, ना कोई किसी को नोटिस हुआ, ना इन चेंबर समाज जिसका कहा गया था वो हुई।
तो उसके बाद मजीद क्लैरिफिकेशन आ जाती है। अगर आप उसको भी कॉन्टेक्स्ट में देखें, अव्वल तो वजाहत आने से फैसले में तो कोई तब्दीली नहीं आई। फैसला जो था वो वही है जो जून में अनाउंस किया गया था, ठीक है। उसमें वजाहत आने से तो कोई और टाइमलाइन देखे ना, अप्रैल में वो जिस मीटिंग का तस्करा कर रहे हैं जिसमें ताड़र साहब ने कहा था सुप्रीम कोर्ट की कमेटी को कि हम इसमें आईनी तरमीम का सोच रहे हैं, ठीक है, वो बात अप्रैल में हुई थी। जो फैसला आया था वो रिजर्व सीट्स का वो जून में आता है। जो तफसीली फैसला है, जो रीजंस हैं, वो अभी आते हैं। तो ये कहना कि चूंकि हमने आईनी पैकेज अनाउंस कर दिया था तो इसलिए तफसीली फैसला तो आपको इस मामले के ऊपर आपको इस मामले पर अदालत से कोई सियासत नजर नहीं आ रही है, कोई सियासत का उनसर नजर नहीं आ रहा? देखिए, मैं समझता हूं कि रिजर्व सीट्स जो पीटीआई को डिप्राइव करना वो गलत था। जो ओरिजिनल बल्ले का फैसला था आईनी इस्लाहात के मामले के ऊपर, आईनी इस्लाहात के मामले के ऊपर लीगल प्लेन आई थिंक वो गलत फैसले थे, एंड आई थिंक पीटीआई को वो रिजर्व सीट्स मिलनी चाहिए। ये तो नहीं हो सकता कि एब्सोल्युटली मैंने उसके ऊपर आपकी बात सुन भी ली और चलें 1 मिनट के लिए मान भी ली, बट मुझे बताइएगा आईनी इस्लाहात के ऊपर ये जो मामला हो रहा है, बड़ी अरसे से आप खुद अदालत में जाते हैं, प्ली करते हैं उनके सामने, क्या आपको इस सारे के सारे मामले में कोई सियासी उनसर या इंक्लिनेशन दूसरी जानिब से नजर आई? देखिए, मैं तो कई मर्तबा इस चीज पे तंकीद कर चुका हूं सुप्रीम कोर्ट में कि सुप्रीम कोर्ट में पॉलिटिसाइजेशन बहुत है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर को मैंने आई अपीयर्ड इन दैट केस, और मेरी आर्ग्यूमेंट यही थी कि पॉलिटिसाइजेशन कम करने का तरीका ये है कि चीफ जस्टिस की जो डिक्टेटरशिप है इन द फॉर्मेशन ऑफ बेंचेस उसको खत्म किया जाए, और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का मकसद ही ये था। मगर जब उसको अचानक अब सितंबर में रिवर्स किया जाए और चीफ जस्टिस की डिक्टेटरशिप दोबारा कायम की जाए, तो उससे क्या पॉलिटिसाइजेशन बढ़ेगी या पॉलिटिसाइजेशन कम होगी? देखिए, बात यह है इस्लाहात बिल्कुल जरूरी है, और हमारे इदारों में इस्लाहात की अशद जरूरत है, और तमाम इदारों में, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में नहीं, नीचे अदालतों में हर जगह इस्लाहात की जरूरत है। मगर आप इस्लाहात के नाम पे जो आप तजवीज लेके आते हैं कि हमें लगता है कि सुप्रीम कोर्ट में पॉलिटिसाइजेशन ज्यादा है, तो अब हम एक ऐसी फेडरल कोर्ट बनाएंगे जिसमें तमाम भर्तियां जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ सियासतदान करेंगे, तो क्या उससे पॉलिटिसाइजेशन कम होगी? ये तो एक कॉमन सेंस के खिलाफ बात है। बाकी आईनी या कानूनी वो तो बड़ी बाद में बात आती है। नहीं है। कोई यहाँ से कमेंट करना चाह रहा था पैनल के ऊपर? महमल प्लीज मुख्तसर रखिएगा। नहीं ना, मैं जो बात कर रही हूँ कि यहाँ पर हम बात करते हैं कि एक साइड की सियासत नजर आती है, लेकिन जो दूसरी साइड की सियासत जिसके पूरे के पूरे ताने बाने ये हैं कि कहीं भी पावर ना उनकी चली जाए, वो नहीं नजर आती। तो ये एक बहुत बड़ी मेरे ख्याल में एक इशू है, और हुकूमत ये कहती है, और पीपल्स पार्टी वालों का एक ये जो मानना, जो मैंने सियासी कॉस्ट की बात की ना, कि अगर आप गलती करेंगे, उनका ये कि देखें, अगर फर्ज करें सियासत में कोई गलती होती है, कैंपेन बहुत बुरी की, इलेक्शन हार गए, तो उसकी कॉस्ट है ना कि इलेक्शन हार गए, तो वो ये कहते हैं कि पीटीआई से एक गलती हुई और वो जो है उसकी कॉस्ट है कि रिजर्व सीट्स उनको नहीं मिलेंगे। ये सलाउद्दीन जो बात कर रहे हैं बल्ले के फैसले के ऊपर, आपको पता है कि मेरी भी यही राय है कि बिल्कुल गलत फैसला था, ऐसा नहीं होना चाहिए। रिजर्व सीट्स पे भी आपको पता है कि मेरी ये राय है कि ये पीटीआई की रिजर्व सीट थी, किसी और को नहीं मिली थी। मैं आपको बता रही हूँ कि जो सियासतदान है वो कह रहे हैं कि इसके ऊपर भी, इस फैसले में भी एक सियासत की गई, और इस वक्त अदलिया में वो जजेस को, बाय द वे मैं एक बात और भी बताती चलूँ, वो कहते हैं जजेस बहुत अच्छे हैं, बहुत काबिल जजेस है, वो जजेस की काबिलियत या इनकी इवन इंडिपेंडेंस और इस चीज के ऊपर वो एतराज नहीं करते। वो कहते हैं लेकिन एक सियासत हो रही है, और इतनी ज्यादा हो रही है कि पार्लियामेंट को पैरालाइज करने के लिए की जा रही है, कि पार्लियामेंट जो है वो इख्तियार उनसे, ये जो महमल ने बात की है, अगर इजाजत हो महमल की बात को जरा सा आगे देखें, जो जजेस की बात की, अभी ये जो जज साहिबान हैं, मंसूर अली शाह साहब, और उन्होंने कहा ये अब हुकूमत कहती है सियासत हो रही है वगैरह। मंसूर अली शाह साहब पिछले साल तक तो सबसे अच्छे जजेस में से थे इसी हुकूमत के लिए। जब वो हम ख्याल बेंचेस की एलिगेशन लगाई जा रही थी, तो मंसूर अली शाह साहब, जब वो आपको याद होगा वो 9 रुकनी बेंच था, उसमें मंसूर अली शाह साहब का व्यू था
अथर मिनल्ला साहब का व्यू था, या अफरीदी साहब का व्यू था, उस वक्त तो उनको ये जजेस बिल्कुल अच्छे लगते थे। अब अगर किसी रिजर्व सीट के केस में अगर उन जजेस ने व्यू कुछ हुकूमत के खिलाफ दे दिया है, तो अचानक से वही जजेस जो पहले आईन पसंद जजेस थे वो अब सियासी जजेस हो गए हैं। तो इस तरह तो नहीं, अपनी मर्जी से आप जजेस को मलाइन कर दें, तो मैं समझता हूँ वो मुनासिब बात नहीं। देखिए असल चीज ये है, जवाब देना चाह रही हैं, देखिए असल साहब मुख्तसर रखिएगा प्लीज महमल। इसीलिए सलाउद्दीन आपको कहा कि वो ये नहीं कह रहे कि ये जजेस सही नहीं है या इनकी क्रेडिबिलिटी, वो बेसिकली जो सियासत का आंसर आ गया, क्योंकि उनको लगा कि इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू पता नहीं क्या पावर्स ले ली जाएंगी जुडिशियल रिफॉर्म्स के थ्रू, तो इसलिए सियासत, वो सियासत की बात कर रहे हैं। फिर उसमें वो 14 नंबर का सॉरी मज़हर साहब, असल चीज ये नहीं है, असल चीज ये कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इन हेस्ट कभी नहीं हुआ करती, और इधर इन हेस्ट नजर है। बिलावल भुट्टो का वो देख लेना बयान कि जी 25 अक्टूबर तक अगर हो जाती है तो ठीक है, और उसके बाद होगी तो फिर एक मैदान सज जाएगा। इसके क्या माने हुए? इसके माने ये हुए कि आप हर सूरत में 25 अक्टूबर से पहले लाना चाह रहे हैं। क्यों? एक आईनी तरमीम है, 18वीं तरमीम को उठा लेना 9-10 महीने लगे थे, और कितनी कॉम्पैक्ट, और इसमें खुद मंदो खेल साहब के फैसले में भी लिखा है कि 18वीं तरमीम के वक्त चीज़ें और बेहतर कर लेते। आप जब एक लाएं, बिल्कुल लाएं, पार्लियामेंट का ये राइट है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, लेकिन चंद हफ्तों में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्यों लाना चाह रहे हैं? 25 अक्टूबर से पहले कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्यों लाना चाह रहे हैं? इसका मतलब है कि यहाँ पॉलिटिक्स है ना, ये पूरे बयान से नजर आता है ना पॉलिटिक्स। इसलिए पॉलराइजेशन, इसलिए इस चीज़ को हर तरफ से रोक रहे हैं। खुद पार्लियामेंट ये समझे, आप 14वीं तरमीम उठा लें, आप उससे पहले की तरमीम उठा लें, हम क्यों इन तरमीम को जल्दबाजी में रातों रात करना चाहते हैं? क्यों फौरी तौर पे करना चाहते हैं? क्यों मौलाना फजलुर रहमान को तैयार करने के लिए दौड़े जा रहे हैं? क्यों किसी और को तैयार करने के लिए दौड़े जा रहे हैं? आप एक डिबेट करें, एक एक क्लॉज पे डिबेट करें, पूरी पार्लियामेंट में डिबेट कर लें, होल पार्लियामेंट्री कमेटी डिबेट करे, लग जाए 6 महीने लग जाएं, लाएं एक अच्छी अमेंडमेंट लाएं जिससे पार्लियामेंट का भी वक़ार हो, जुडिशरी का भी वक़ार हो। जहां बात करें उसूली तौर पर बिल्कुल सही, लेकिन मौलाना साहब ने आज जो बयान दिया है उससे उन्होंने भी यही नुक्ता उठाया कि बड़ी उजलत में करने की क्या ज़रूरत है। ऐसा लग नहीं रहा कि उनका कोई मूड है। भट्टी साहब, अगर बात तहरीक इंसाफ के MNAs पे ही आ गई है, पार्लियामेंटेरियंस पे ही आ गई है, तो फिर सवाल तो ये भी उठता है कि क्या अपने पार्लियामेंटेरियंस को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इतना तगड़ा नहीं करना चाहिए, या उनको इतना मॉरली स्ट्रांग नहीं करना चाहिए कि वो ना बिकें, या हॉर्स ट्रेडिंग के अगर इल्ज़ाम लगा रहे हैं इससे दरवाजे खुल जाएंगे तो वो ना उसमें शरीक हों? जी, इमरान खान साहब ने 3 बोरियां बादाम और 2 बोरियां अखरोट मंगवा ली हैं और उनको आप ताज़ा दम करने लगे हैं। उन्होंने कहा है कि दूध भी असली मंगवाया है। उन्होंने कहा 2-4 भैंसें भी रख लें, आईनी तरमीम तक इंशाल्लाह इनको पिलाएं, और ये ताकि तगड़े हो जाएंगे। यानी आप अंदाज़ा करें किस तरह का सवाल है कि तगड़े करें उनको। यानी तो आप ही हमेशा ज़मीर की बात करते रहते हैं भट्टी साहब, आप ही पार्लियामेंटेरियंस की ज़मीर की बात करते रहते हैं। देखें, वो उनको तगड़े नहीं करते जो हार्स ट्रेडिंग करवा रहे हैं, जो लोटाक्रेसी करवा रहे हैं, जिन्होंने तरमीमी ऑर्डिनेंस इस वजह से लाया कि 63A का केस लगे ताकि इससे जान छूटे, हम लोटाक्रेसी करवा लें और जस्टिस मुनीर की याद ताज़ा कर दें, नजरिया ज़रूरत ताज़ा कर दें। उनको नहीं करते कि कोई खौफ खुदा दिलाएं कि एक तो मैंडेट उनको तो दिला ही रहे हैं, पूरा प्रोग्राम उनको खौफ खुदा दिलाने पे किया भट्टी साहब, लेकिन दूसरी तरफ भी तो सवाल पूछे ना। ऐसे तो नहीं होता कि एक तरफ से तो पूछ रहे हैं, जो बिक रहे हैं उनसे भी पूछेंगे, अगर कोई खरीद रहा है उससे भी पूछेंगे, जो बिक रहे हैं उनसे भी पूछेंगे, दोनों से इक्वली पूछेंगे, क्यों नहीं? ये काजी साहब से पूछें, काजी फायज ईसा साहब, वो बड़े सवाल कर रहे थे कि बड़े उन पे दावे कर रहे थे कि वो ज़मीर बिकना, तो ज़मीर मुझे तो नहीं पता, तो फलाना तो फलाना, उनसे पूछ लें। माज़रत भट्टी साहब, और दूसरी बात, एक बात अभी मैडम शेख हुई, कहा जाता है कि अभी महमल बार कह रही थी कि उमर अता बंदियाल के बेंच ने अपने फैसले में आइन को रीराइट किया। अब जो फैसला आया है, इस फैसले की मदद से जब आइन का बुनियादी ढांचा तबाह होगा तो तब अब मेरे ख्याल से ठंड पड़ जाएगी सारों को। सर मेरा ख्याल है कानूनी तौर पर ना ये आर्गुमेंट थोड़ा सा वीक है सर। क्यों बार ये कहती हैं कि ये जजेस की पावर है? जजेस क्या कह रहे हैं कि तनख्वाहें बढ़ाएं, हमारे बड़ी गाड़ियां दे दें, या हमारी पावर कुछ ज्यादा दे? ये सुप्रीम कोर्ट की बका का मसला है।
आजाद अदलिया का मसला है, पार्लियामेंट कैसे उसके ऊपर बैठ सकती है? सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, पार्लियामेंट के ऊपर सुप्रीम कोर्ट अगर बैठ जाए तो आप कहते हैं पार्लियामेंट के तकद्दुस की पामाली है। पहली चीज तो ये है कि मैंने सुप्रीम कोर्ट के ऊपर बिठाना चाहते हैं। एक सेकंड पहली चीज है, मैंने उस दिन भी आपको ये बात वाजे की थी, मैं ये आपको एक खबर दे रही हूँ कि क्या एक सोच पाई जा रही है। मैंने उस दिन भी आपको कहा था कि मैं कर्नल लियाकत की तरह के लोग जो आर्म ट्विस्ट करते हैं लोगों को, मैं उसके सख्त खिलाफ हूँ, ये नहीं होना चाहिए। तो मैं, और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स जो अगर ड्रैकोनियन है या किसी को इस तरह से कि जमहूरियत को नुकसान पहुंचाती है, मैं उसके हक में नहीं। मैं आपको एक बता रही हूँ कि यहाँ पर एक जुडिशरी के अंदर जो सियासत हो रही है किस तरह से हो रही है और हुकूमत उसके बारे में और अच्छा, यहाँ पर भट्टी साहब ने अभी एक बात की, मैं चाहती हूँ क्योंकि हमारे साथ सलाउद्दीन है, हम इसकी जरा क्लैरिफिकेशन भी ले लें और उसको समझ भी लें, क्योंकि बड़ी बात हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने आज दरवाजे खोल दिए हॉर्स ट्रेडिंग के लिए। सलाउद्दीन, गो कि हम इसके ऊपर बड़ी बात कर चुके हैं पहले 2 सालों के अंदर, लेकिन क्योंकि ये मामला दोबारा उठा है, क्या ऐसा ही है? देखिए, अब ऑब्वियसली इम्पैक्ट ये होगा पहले के वोट जो डिसेंटिंग पार्टी मेंबर्स थे उनके वोट पहले फैसले के तहत वो गिने नहीं जा सकते थे, अब वो गिने जाएंगे। बेशक उनके वो बाद में डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए, मगर बहरहाल फैसले से तो ऑब्वियसली यही होगा कि अब अगर कोई आईनी पैकेज इंट्रोड्यूस होता है तो उसमें अगर पीटीआई के कुछ मुनहरिफ अरकान हैं तो वो उसके उस पैकेज के फेवर में वोट कास्ट कर सकेंगे, और वो फिर नेचुरली तारीख में तो यही देखा जाएगा कि इस फैसले के अगर फौरी बाद एक आईनी पैकेज आया है और वो इस तरीके से पास किया गया है तो ऑब्वियसली उसका एक अपना तारीख का लेकिन सलाउद्दीन, एक बैलेंस भी तो मुझे याद है कि आपसे ही हमने राय जानी थी ना जब ये इसके ऊपर हम बात कर रहे थे, और एक बैलेंस क्रिएट किया गया था। अगर वोट गिरा जा रहा है तो उसके बदले में ये भी तो है कि डिस्क्वालिफिकेशन है और अवाम के पास दोबारा जाना होगा, इलेक्शन लड़ना होगा। वो किसी पार्लियामेंटेरियन के लिए आसान है। बिल्कुल, मैं इस बात से तो आज भी इनकार नहीं कर रहा कि देखिए जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो पार्लियामेंट का थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल मेकिंग उनका इख्तियार है कि वो कॉन्सिक्वेंसेस वोट, अगर कोई वोट खिलाफ डालता है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस प्रिस्क्राइब करें। ये जज साहिबान का काम नहीं होना चाहिए और ये पार्लियामेंट को करना चाहिए। उसमें तो मैं नहीं समझता, एटलीस्ट मेरी जाती राय तो यही है कि द पार्लियामेंट शुड डिसाइड दैट। मगर देखिए बात ये है, अभी हम ये सारी एक चलेंगे 63A की उजलत में जो उसको लगाना अहम था, एक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस फौरी तौर पे प्रेसिडेंट साहब को पास करना बड़ा अहम था, जबकि सुप्रीम कोर्ट पहले कह चुकी है कि पार्लियामेंट को बाईपास करके ये ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर सिर्फ कंपेलिंग अर्जेंसी में की जा सकती है। बहरहाल उस पे अमल करना भी बड़ा अहम था। आज तक किसी ने, और इस पे भी अब चले एतराज हो रहा है कि सुप्रीम आईनी पैकेज का नाम सुन के सुप्रीम कोर्ट में पॉलिटिसाइजेशन हो गई। आज तक किसी ने वो आईनी पैकेज देखा है? हम महीने से अब आईनी पैकेज के ऊपर बहस कर रहे हैं, आज तक हुकूमत की तरफ से कोई बिल आया है? किसी सियासी जमात ने कोई ओन किया है कि ये आईनी पैकेज जो है ये हमारा मुसवदा है? We are debating a completely, and cases are being heard, actions are being done, allegations are being done on something that एक भी सियासी जमात ने, किसी भी हुकूमती जमात ने पेश भी नहीं किया कि हम करना क्या चाहते हैं, ताकि पब्लिक में या स्टेक होल्डर से कोई फीडबैक आ सके। जब इस तरीके से, इस सीक्रेसी से आप मुल्क का बुनियादी ढांचा बदलना चाहेंगे तो ऑब्वियसली उसमें फिर एक्शंस एंड रिएक्शंस होंगी। ठीक है। अच्छा, एक चीज़, क्योंकि आपने 63A की टाइमिंग के ऊपर सवाल करे तो मुझे याद आया, जो समर वेकेशन से पहले इजलास हुआ है जजेस कमेटी का, क्या उसमें डिस्कस नहीं हुआ था कि 63A लगाना चाहिए? अभी उसी को जस्टिस मुनीब ने अपने ख़त में भी रेफ़र किया था उस इजलास को। जब उसके मिनट्स जाके पढ़ते हैं तो उसमें ऐसा कुछ जिक्र था 63A की। जो पहले मिनट्स हैं, हाँ, जिसमें इसका तस्करा है, हाँ, 2 सेपरेट मीटिंग्स हैं। एक तो जो आईनी तरमीम की जो बात की गई थी, कमीशन की मीटिंग थी जो तो अप्रैल में की गई थी, उसमें ताड़र साहब ने कहा था जो ये 63A वाला केस लगाने की जो जरूरत पेश आई थी
वो तब आई थी जब एक बार रिजर्व सीट्स का फैसला आ चुका था। रिजर्व सीट्स का जब फैसला आ गया तो फिर 63 कमिटी जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर वाली कमेटी है, उसमें उस वक्त पहली मर्तबा चीफ जस्टिस साहब ने कहा था कि अब 63A का केस लगाना बड़ा अहम है और ये हम कोर्ट की छुट्टियों के दौरान ही लगा देते हैं। जिस पे फिर मुनीब अख्तर साहब ने कहा कि क्या अचानक इतनी अर्जेंसी क्या आ गई है 63A को लगाने की, पिछले साल से तो अभी तक पहले ये इशू नहीं राइज किया, अब अचानक से इतना अर्जेंट हो गया है कि हमें ये कोर्ट की वेकेशंस के दौरान लगाना ही जरूरी है। तो उन्होंने ऑब्जेक्ट किया। जब उन्होंने ऑब्जेक्ट किया तो मंसूर अली शाह साहब ने मुनीब अख्तर साहब का साथ दिया। उसके बाद फिर ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर में तरमीम भी आ गई। तो ये जो टाइमिंग है उसकी वजह से फिर सस्पिशंस अराइज होती है। ठीक है जी, आप लोगों ने डिस्कशन सुनी हमारे तज्जियाकारों की। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।